हेलो स्टूडेंट। मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो विषय हम लेके आए हैं वो है कक्षा 10 में हिंदी ब में उपस्थित एक पद्य पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत की ये जो रचना है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बेहतरीन है। ये पूरी प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। ठीक है। उससे पहले मैं अगर बात करूंगा कि ये पर्वत प्रदेश में पावस शब्द का क्या अर्थ है, तो पर्वत प्रदेश का मतलब आप ये फोटो बैकग्राउंड देख ही रहे हैं। पर्वत प्रदेश मतलब पहाड़ी जो इलाका है उसमें पावस, पावस का मतलब वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम कवि और कवि के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं मेरे पास एक दो सवाल हैं, उनको देखते हैं। उनका जो उत्तर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि कवि और लेखक का परिचय हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, कवि और लेखक का परिचय मैं बताता हूँ सामान्य तरीके से। बस ये कि इस पाठ के लेखक हैं, ये हैं, क्यों हैं, ये कभी हम जानने की इच्छा नहीं करते। भाई क्यों है कि मतलब है तो वो तो निर्धारित है, लेकिन हम क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि लेखक या कवि के परिचय जान लेने पर पाठ की रूपरेखा हमें समझ में आने लगती है, पाठ की विचारधारा हमें स्पष्ट हो जाती है। और एक पाठ का जो विचारणीय केंद्र है, सेंट्रल आइडिया है, पाठ को क्यों निर्धारित किया गया है, ये हमें चीज़ों के साथ क्लियर होने लगता है। तो इसी तरह से जैसे हम प्रतिपाद्य वाले प्रश्न करते हैं, सेंट्रल आइडिया वाले प्रश्न करते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी होती है अगर हम कवि और लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें, तो एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, अब इस कविता को ही क्यों पढ़ें? तो ये तो बहुत सामान्य सा बात है कि भाई उसमें सिलेबस में है तो पढ़ना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिलेबस में है तो पढ़ना है, कि सिर्फ इसलिए ना पढ़ें। खास करके इस कविता को इसलिए भी पढ़ रहे हैं हम कि प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जा रही है इस कविता में। और प्राकृतिक सौंदर्य कौन सीखेगा? प्राकृतिक सौंदर्य एक सामान्य व्यक्ति को इसलिए सीखना चाहिए कि इस प्रकृति में इतनी सुंदरता है, और इसे हम जितना हो सके हमें उतना बचाना चाहिए। तो हमें अगर सेंसिबल होना है, अगर हमें इसके प्रति संवेदनशील होना है, तो हमें इसे जानना होगा। तो वो तो आप विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में से साइंस के माध्यम से या और फिर पर्यावरण के माध्यम से इसे समझ रहे हैं, लेकिन इसकी सुंदरता को आप लिटरेचर के माध्यम से समझ सकते हैं, किसी भी भाषा के। ठीक है। तो मैं इसी के बाद आगे की बात करता हूं, समय बिल्कुल खराब ना करते हुए। सुमित्रानंदन पंत की सामान्य सुमित्रानंदन पंत के बारे में जो जानकारियां हैं आपकी किताब में दी हुई हैं, वहीं से ली जा रही हैं। यहाँ पे भी जानकारियां वहां भी आप पढ़ सकते हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। ठीक है। कौसानी एक गांव है अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा जिले का। उत्तराखंड उस वक्त उत्तरांचल हुआ करता था। ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा से इनकी पढ़ाई, काशी के क्वींस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की, और म्योर कॉलेज इलाहाबाद में। मतलब ये मैंने क्रम से लिखा हुआ है, जैसे कि ना शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज मतलब हाई स्कूल तक, फिर उसके बाद की काशी क्वींस कॉलेज से आगे की पढ़ाई, फिर म्योर कॉलेज से इलाहाबाद में इनकी आगे की पढ़ाई हुई, जो कहते हैं ना डिग्री कॉलेज, डिग्री की जो पढ़ाई थी, ग्रेजुएशन। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, श्री महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया पूरे भारत में, और जिसकी वजह से अंग्रेजी शासन की जो शिक्षा व्यवस्था थी, या अंग्रेजी उस वक्त जो भी इंग्लिश ब्रिटिश के हाथ में जो भी चीज़ें थी, हमारा इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर था, तो व्यापार का, शिक्षा का, सब चीज़ का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया। और यही असहयोग आंदोलन की मूल बात थी। तो उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी ने भी इस चीज़ में सहयोग देते हुए इस असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने, और अपना जो एक औपचारिक शिक्षा थी, फॉर्मल एजुकेशन से नाम हटा दिया, मतलब कॉलेज छोड़ दिया, और घर में रह करके संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। अब देखिए, इतने प्रतिभाशाली थे, इतने सृजनशील थे, इतने क्रिएटिव थे कि 1915 में स्थायी रूप से इन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया, माने ये काव्य रचनाएं शुरू कर दी। अब आप देखिए, 1900 में जन्म हुआ है, 1915 माने 15 साल की अवस्था में। ठीक है। आप लोगों की भी उम्र अभी इनसे ज्यादा हो चुकी है, इवन मैं भी। तो यहां से पता चलता है कि ये जन्मजात कवि थे, एक बहुत बेहतरीन, उस शुरुआत में ही अच्छे लेखक कवि के तौर पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, माने लिखना शुरू कर दिया।
कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद की बात की जाती है। अब रहस्यवाद का मतलब ये कोई नहीं है कि बहुत बड़े कोई रहस्य है, इस प्रकृति में ईश्वर का जो रहस्य छिपा हुआ है उस पर इन्होंने बहुत कविताएं लिखी। रहस्यवाद को फिर से समझ लीजिए, जो प्रकृति है, प्रकृति में जो ईश्वर की क्या बोलेंगे उसको, ईश्वर की जो मौजूदगी है उस विषय पर इन्होंने अच्छी कविताएं लिखी। फिलोसोफर है कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रभावित थे और अरविंद घोष के भी विचारों से भी प्रभावित थे। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और उसके बाद इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो लेखकों को ही मिलता है अलग अलग भाषाओं के लिए। प्रमुख कृतियां इनकी वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन है। निधन 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हुआ। तो ये तो लेखक की एक बहुत सामान्य सी जानकारी थी, क्योंकि कविता के बारे में आपको अभी ये देखिए शुरुआत में ही बता दिया गया कि प्रकृति प्रेमी है, तो कविता ये जो तात्कालिक कविता जो है वो प्रकृति के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति ही प्रेमी इन्होंने कविताएं लिखी। इन्होंने बाद में बताया ना, आरंभिक ये शुरुआत की जो कविताएं हैं ये प्रकृति प्रेम पे ज्यादा थी। उसके बाद कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और वो चीजें उनकी उसमें अलग अलग रचनाओं में दिखी है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं अब कविता की ओर। शुरुआत करते हैं। पहला ही लाइन है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी माने वर्षा ऋतु थी। थी का मतलब है, या मतलब समझने के तौर पर समझेंगे इसको कि वर्षा ऋतु है और कहां पे है, पर्वत प्रदेश में। पर्वत प्रदेश मतलब ये जो पहाड़ी इलाका है, ये जो माउंटेन श्रृंखला जो है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, आपने देखा ही होगा कि पहाड़ों का जो मौसम होता है वो बहुत जल्दी बदलता है। पल पल परिवर्तित, बहुत जल्दी बदल जाता है। पल पल माने बहुत ही अगले ही क्षण बदल जाता है। प्रकृति वेश, तो ये प्रकृति का रूप है। उन्होंने वेश का मतलब यहाँ पे प्रकृति का रूप बताया कि पल पल परिवर्तित है, बहुत जल्दी बदलने वाला है। और ये तो आप भी जानते हैं, आप कोई ना कोई कभी ना कभी हम लोग जाते ही हैं हिल स्टेशन पे, तो ये तो हमने भी महसूस किया है। अब क्योंकि इनका जन्म ही उत्तराखंड में हुआ था, मतलब सुमित्रानंद पंत जी की बात कर रहा हूं, तो एक होता है ना कि बचपन उनका उन पहाड़ों के बीच बीता है, तो उन्होंने बहुत करीबी से उस चीज को महसूस किया होगा। क्योंकि जो कवि लेखक जो भी लिखता है उस पे उनके समाज का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही लिखेंगे, और जिस समाज में रहेंगे वैसा ही ना सोचेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का मौसम है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और तुरंत क्षणिक, कभी बारिश, कभी धूप, कभी हवाएं, कभी तेज हवाएं, कभी मंद हवाएं, और फिर अचानक से धूप, फिर गर्मी। तो माने ये जो है प्रकृति का रूप है जो पल पल परिवर्तित हो रहा है। आगे की लाइन देखेंगे कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिख सुमन फाड़। अब मेखलाकार क्या है, मेखलाकार समझ लीजिए, नीचे लिखा है मंडलाकार। मेखलाकार क्या होता है, मेखला माने मेखला हम जैसे बचपन में, वैसे इसका सामान्य एकदम सटीक अर्थ जो है मेखलाकार का मतलब होता है करघनी। लेकिन होता है करघनी, अब आप कैसे समझेंगे। करघनी ऐसा होता है कि कौंदनी बोलते हैं, कौंदनी नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। कौंदनी कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, बच्चों को भी पहनाया जाता है, स्त्रियां भी पहनती हैं, और मतलब सोने चांदी तक का भी आता है, सुना होगा, और अपने माता पिता से भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मेखलाकार माने जो मंडलाकार। अब इसका मेन मकसद क्या है मेखलाकार शब्द बोलने का, कि जो ये जो पहाड़ों में जो मंडलाकार जो आकृति होती है, मैंने होता है ना गोल गोल, मतलब पूरी श्रृंखलाएं जो सीरीज होती है, दूर से खड़े होकर देखेंगे तो दूर दूर तक जो अर्धचंद्राकार के तौर पर एक सर्किल के तौर पर जो आकृति होती है पहाड़ों की, उसके लिए मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेखलाकार पर्वत अपार माने बहुत सारे पर्वत, मेखलाकार माने एक श्रृंखला में वहां पे बंधे हुए हैं। और फिर कहा कि अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, जो अपने दृग का अर्थ होता है नेत्र, तो अपने सहस्र हजारों नेत्रों के माध्यम से, हजार नेत्र कौन से हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो पेड़ हैं इनके हजारों नेत्र हैं। सुमन फाड़, सुमन का मतलब होता है पुष्प, तो पुष्प रूपी जो नेत्र हैं, हजारों पुष्प रूपी जो नेत्र हैं, वो फाड़ करके अवलोक रहा है, बार बार अपने आप को देख रहा है। कहां पर, तो इस वाली पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, मान क्या लीजिए है ही पहाड़, तो पहाड़ के ऊपर जो पेड़ है वो हजारों की तादाद में अपने
फूल नेत्र के समान है, खुद को ही देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। ये जो नीचे जो जल है, जो पहाड़ों के नीचे जो तालाब या नदियां जो बहती हैं, उसमें अपने आप को, निज माने अपने महा आकार, अपने बड़े आकार को देखता है। ये जो पहाड़ है एक तरीके से, ये जैसे मान लीजिए ये भी तो एक पहाड़ है ना, ये भी पहाड़ है, तो इस पहाड़ पे तो छोड़ो, मान लीजिए कि पेड़ नहीं है, लेकिन इन पहाड़ों पे, ये पहाड़ पे जो पेड़ रूपी जो इनके सहस्त्र दृग हैं, माने हजारों नेत्र हैं, अपने आप को ही इस तालाब में जैसे देख रहे हूं। जिसके चरणों में पलाताल, पहाड़ों के चरणों में पलाताल माने जिसके चरणों में, जिसके नीचे ताल माने तालाब पल रहा हो, तालाब मतलब जलाशय, और दर्पण सा फैला है विशाल। ये एक दर्पण माने एक शीशे के समान फैला हुआ है, शीशे के समान फैला ही हुआ है, माने इसकी तुलना की है शीशे से, आईने से, दर्पण से, दर्पण सा फैला है विशाल। क्लियर हो गया इस पिक्चर के बाद इस चीज को, कि अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, मतलब इस जल में अपने आकार को अवलोक रहा है, माने देख रहा है। निज महाकार, पहाड़ का आकार ही बहुत बड़ा है। अब देखिए ऐसा नहीं है ये सिर्फ यही स्थिति, अब आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। मैं, आप लोग इमेजिनेशन करने में अगर समस्या आ रही हो, इसीलिए मैंने इन फोटोज को लगाया, इन पिक्चर्स को लगाया है, कि अब आप देखिए कि पहाड़ों के नीचे जो नदियां, जो जलाशय होते हैं, उसमें ऐसा ही तो लगता है कि वो तरह तरह के उनके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, कई मतलब, तो वो सारी चीजें जलाशय में दिख रही होती हैं, जमीन में जो पानी है उसमें दिख रही होती हैं। तो कभी ये कल्पना कर रहे हैं कि उस जलाशय में जैसे ऐसा लगता है कि पहाड़ खुद अपनी छवि को देख रहा है, अपनी इमेजेस को देख रहा है। तो यही बात कही है कि अपने सहस्र दृक सुमन फाड़, अपने हजारों नेत्रों के समान, अपने हजारों नेत्रों के माध्यम से, पुष्प रूपी नेत्रों के माध्यम से जलाशय में अपने बड़े आकार को देख रहा है। और जिसके चरणों में पलाताल, और जिसके चरणों में एक बहुत विशाल ताल पल रहा है कि, और ये ताल किस प्रकार का है, दर्पण सा फैला है विशाल, एक शीशे, एक आईने की तरह से फैला हुआ है, क्योंकि वो उसमें अपने आप को खुद को देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस, उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी का मतलब होता है पहाड़, तो गिरी का गौरव मतलब इन पहाड़ों का जो गौरव है, ये बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। अब आप इससे, इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, आप जानते ही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गिरी का गौरव, जो गौरव होता है ना, एक प्राउड मोमेंट, तो एक अच्छी बात, तो गिरी का गौरव, एक गौरव का मतलब यश। तो पहाड़ों का जो यश है, पहाड़ों का जो महानता है, वो कौन गा रहा है, गा करके झरझर मद में न, झरझर माने झरझर, जो निर्झर है, निर्झर यहाँ पे वर्ड दिया होगा ये गिलास में, निर्झर का अर्थ है झरने। तो झरने के ऊपर, ये झरने के गिरने के ऊपर ये बात कही जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि गिरी का गौरव गाते हुए झरझर, मतलब ये जो झरने हैं झरझर बहते हुए कलकल, मतलब कलकल आवाज करते हैं, झरने की जो आवाज होती है उस पर ये कह रहे हैं कवि कि ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ों का गौरव गा रहे हैं, पहाड़ों की यश प्रतिष्ठा की गाथा सुना रहे हैं। और उसे सुन करके मद में नस नस माने लेखक के नस नस जो है, लेखक के हृदय में और लेखक के नस में उत्तेजना पैदा हो रही है। उत्तेजना का मतलब ये कि जोश पैदा हो रहा है। और वो झरने कैसे हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर, ये देखो ऐसा लग रहा है ना मोती की लड़ियां हैं, और झरते हैं झाग भरे निर्झर, और नीचे गिरने के बाद झाग पैदा करते हैं, और उस झाग से ऐसा लगता है कि वो मोती की लड़ियां हैं, एक तरीके की, एक मालाओं के समान है। ये देखिए दूसरे पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोई मोती की माला का फोटो तो है नहीं है, ये झरने का ही फोटो है। तो मैं आपकी इमेजिनेशन को क्लियरिटी के साथ लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं इन फोटोज के माध्यम से। तो गिरी का ऐसा लगता है ये गिरते हुए जो झरने हैं पहाड़ों के, गिरी माने होता है पहाड़, पर्वतों की एक गौरव प्रतिष्ठा की गाथा सुना रहे हैं। और गिरते समय जो उनकी जो आवाज है उससे लेखक जो है वो उत्तेजित हो रहे हैं, जोश में आ रहे हैं। और मोती की लड़ी, और वो गिरते समय कैसे लग रहे झरने की, मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों के समान सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन झरनों से जो झाग पैदा होते हैं, या इन झरनों के गिरने की जो प्रक्रिया है, ऐसा लगता है कि मोतियों की लड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं।
गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरोवर। गिरिवर, अब गिरिवर माने फिर से वही पहाड़ है। तो ऐसा लगता है कि जो ये वृक्षों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे इसमें, कि गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरोवर। तरोवर माने होता है पेड़। तरोवर माने होता है ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये पहाड़ों के ऊपर लगे हुए हैं, है ना, पहाड़ों पे है ना ये सारे पेड़। तो यही चीज कही जा रही है, गिरिवर के उर से, उर माने हृदय। ऐसा लगता है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है, कल्पना में ऐसा लग रहा है कवि को और है भी, कि जो पहाड़ों के, गिरिवर माने पर्वतों के हृदय पर ये पेड़ जो है ना लगे ही हुए हैं। और ऐसा लगता है कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर, मतलब हृदय में लगे हुए जो पेड़ हैं, हृदय में, पर्वत के हृदय में जो लगे हुए वृक्ष हैं, उठ उठकर माने एकदम खड़े होकर के उच्च आकांक्षाओं से, एम्बिशंस के साथ, उच्च आकांक्षाओं से, बहुत हाई एम्बिशंस के साथ, उच्च आकांक्षाओं मतलब एम्बिशंस के साथ है झांक रहे नीरव नभ पर। ये पूरे ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर झांक रहे, माने देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? नीरव। नीरव माने होता है शब्द रहित, एकदम शांत। नभ माने आकाश पर। पेड़ों की जो देखने की प्रक्रिया ऊपर की तरफ है। आप देखिए सारे पेड़ ऐसे होते हैं ना, लंबे लंबे बड़े, शाल के वृक्ष को कहते हैं, वैसे आपको बता दूं मैं, शाल के वृक्ष को कहा जाता है। और यहाँ पे जो कवि है ना, इन पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के हृदय में स्थित ये पेड़ उच्च आकांक्षाओं के साथ नीरव नभ को, माने शब्द रहित आकाश को देख रहे हैं। और विशेषण बताते हैं कैसे देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, माने एक टक पेड़ बिल्कुल शांतिपूर्ण, मतलब एक कल्पना है, आप सोचिए, सिर्फ पेड़ों को देखिए कि पेड़ क्या कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ आकाश को बहुत शांति से देख रहा है। अनिमेष माने एकदम एक टक, अटल माने बिना हिले डुले, कुछ चिंता पर, ऐसा लगता है कि कुछ पेड़ ही कुछ चिंता कर रहा है। देखिए कवि तो होता है, कवि के बारे में बोला जाता है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वही है, कल्पना है, वो पेड़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, और जो कि गलत नहीं है, सबसे बड़ी बात सटीक है। तो वही है, फटाफट से बता देता हूं दोबारा से, कि गिरिवर के उर से माने पहाड़ों के हृदय पर स्थित ये जो वृक्ष हैं, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उठ उठकर, खड़े होकर के, उच्च आकांक्षाओं से तरबर, बहुत सारी एम्बिशंस के साथ, बहुत सारी आकांक्षा क्या होती है कि जैसे मुझे उस आकाश से मिल जाना है, झांक रहे हैं नीरव नभ पर, उस नभ पर, उस आकाश पर शांत से, उस शब्द रहित आकाश पर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? अनिमेष माने एक टक लगातार, अटल माने बिना रुके, कुछ चिंता पर, ऐसा लगता है किसी चिंता में, गहन चिंता में आकाश की तरफ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब होने के बाद, उड़ गया अचानक लो भूतर फड़का अपार पारद के पर। देखिए मैं शुरुआत में ही कह दिया था कवि ने कि जो प्रकृति का जो वो है वो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश है, माने बार बार बदलता रहता है। तो अब वो एक तरफ देख रहे हैं, तो अब क्या हुआ कि उड़ गया अचानक लो, अब ऐसा लग रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। तुरंत बारिश होना शुरू हो जाती है, बारिश होती है, फॉग होता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं इस तरह से। तो फिर कहा कवि ने कि अब ऐसा लग रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर का मतलब होता है पहाड़, ये जो शब्द दिया है भूधर, भूधर का मतलब होता है पहाड़। कि फड़का अपार पारद के पर, फड़का माने फड़फड़ाता हुआ, अपार पारद के पार, अपार माने बहुत सारे, पारद का मतलब होता है, पारा होता है ना, मरकरी होता है जो थर्मामीटर में मिलता है, तो वो उसे वो दिखने में चमकीला होता है। तो एक कल्पना है यहाँ पे कवि की, पंत जी की, सुमित्रानंद पंत जी की, कि पर माने पंखों के समान ये जो कोहरा है, ये जो फॉग है, या जो बादल है, एक तरीके से आप बादल भी कह सकते हैं, कि इन बादल के माध्यम से या इस फॉग के माध्यम से ऐसा लगता है कि ये पहाड़ के पंख हैं, और पहाड़ यहां से छूमंतर हो गया है, पहाड़ यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। कब? जब अत्यंत घोर धुआं या बादल या फॉग, जो भी आप नाम देना चाहें, समझने के तौर पर मैंने एक इमेज को लगाया है कि आप इमेजिनेशन भी आपको क्लियरिटी के साथ हो पाए।
और ऐसा लग रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर। यहाँ पे अभी तो बारिश, मतलब अभी तो सब कुछ बढ़िया था, मौसम अच्छा था, लेकिन अचानक से बारिश और फिर उसके बाद जो धुआं और जो बादल बादल जो हुए, तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के पंख हो गए, पहाड़ के चमकीले पंख हो गए और वो यहाँ से गायब हो गया। और बचा क्या कि रव शेष रह गए हैं निर्झर। निर्झर माने झरने के सिर्फ आवाज, रव माने होता है रव, ये ख नहीं है, ये रव है, रव शेष माने आवाज मात्र शेष रह गई है, ध्वनि मात्र शेष रह गई है। किसकी? झरने की। जो पहाड़ों में घिरता हुआ जो झरना है उसकी सिर्फ आवाज रह गई है, वो कहीं नहीं गई है, सिर्फ झरने की आवाज रह गई है। और ऐसा लगता है कि है टूट पड़ा भू पर अंबर। अचानक इस तरह से बारिश शुरू हो जाती है और अचानक ऐसा लगता है कि पहाड़ मतलब देखिए दो अर्थ हैं इसके। एक तो बारिश हो रही है तो उसके लिए भी कहा कि टूट पड़ा भू पर अंबर, माने बारिश, अंबर ऐसा लग रहा है कि पूरी आकाश पूरे जो बारिश के माध्यम से पहाड़ों पर टूट पड़ा। और दूसरा ये है कि बादल और धुआं ये सब इतना ज्यादा पहाड़ों पे आ गया तो ऐसा लगा कि आकाश ही पूरे पहाड़ पर गिर पड़ा, टूट पड़ा और जो पहाड़ है वो खुद गायब हो गया। ठीक है, तो उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का पार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर। पहाड़ों की गायब होने, मतलब ऐसा पहाड़ जो दिख नहीं रहे हैं उस पर कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है कि इस पारद के माध्यम से, पारद मतलब पारा, जो पारा रूपी जो बादल हैं, धुएं हैं, इसके माध्यम से जो दिखना बंद हो गया है पहाड़ों का, उसके बारे में कहा कि रव शेष रह गए हैं निर्जर, सिर्फ ध्वनि मात्र रह गई है, किसकी? वो भी झरने की है, टूट पड़ा भू पर अंबर। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहाड़ पर अंबर टूट पड़ा हो, आकाश टूट पड़ा हो। अंबर का मतलब आकाश, नभ, ये सब एक ही शब्द है। अब वृक्षों की बात करते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि धस गए धरा में सभय शाल। ठीक है, अब पूरा बादल ही बादल, धुआं ही धुआं, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ होता है, तो ऐसा लग रहा है धस गए धरा में सभय शाल, कि डर की वजह से जो बारिश में जो बिजली की आवाज है, धड़ाधड़ जो बारिश पहाड़ों में हो रही है, तो वो जो वहां पे जो इस तरह के जो वृक्ष होते हैं इनको शाल के वृक्ष कहा जाता है पहाड़ों में, तो ऐसा लगता है कि वो धस गए हैं। कहां पे? जमीन में। उठ रहा धुआं, और लगातार धुआं उड़ रहा है, और जल गया ताल, ऐसा लगता है कि वहां पे आग लग गई हो। आग लगने पे ना धुआं आता है, तो मतलब एक प्रतीति है, एक कल्पना है, इस प्रकार धुआं उड़ रहा है कि जैसे जमीन में ये पेड़ धस गए हों और धुआं उठ रहा है, जैसे जल गया हो, वहां पे आसपास का जो तालाब है या वहां पर जो इलाका वो जल गया हो। यो जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता जाल। जलद यान का मतलब होता है, जलद माने होता है पानी, जल का यान, तो जलद यान किसको कहा जा रहा है? मेघों को, बादलों को। तो यो जलदयान माने यहाँ पे जलदयान विचर विचर माने विचरण करते हुए, घूमते हुए, था इंद्र खेलता इंद्रजाल माने बारिश करता हुआ, इंद्रजाल बनाता हुआ, इंद्रजाल का मतलब होता है रेनबो, रेनबो बनाता हुआ इधर से उधर घूम रहा। इस प्रकार से रेनबो बनता है ना बारिश के आसपास, बारिश के समय। ठीक है, अब बारिश के बाद भी बनता है, बारिश होने के बाद भी बनता है, तो पहाड़ों का रेनबो कुछ अलग ही बहुत सुंदर तरह का होता है। तो कोहरा भी है और ऐसा लगता है डरे हुए पेड़, जो पेड़ हैं वो डर गए हैं, आकाशीय बिजली की आवाज कितनी भयंकर होती है, तो ऐसा लगता है खुद पेड़ भी डर के मारे जमीन में धंस गए हैं, और वहां पे धुआं भी हो रहा है, कोहरा भी उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी जगह जल गई हो। और ये जो जलद यान है माने जो मेघ हैं, जो बादल हैं, आज इधर है थोड़ा उधर है, ऐसे घूम घूम करके इंद्र खेलता इंद्रजाल, ऐसा लगता है खुद इंद्र जो बारिश के देवता माने जाते हैं हिंदू संस्कृति में, तो वो इंद्रजाल अपने इस रेनबो से पूरा खेल रहे हैं बादलों के माध्यम से। ठीक है, तो आशा करता हूं इस पिक्चर्स के साथ और इस एक्सप्लेनेशन को चीज के साथ आपको क्लियरिटी के साथ पता चला होगा। एक मैं लास्ट वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मतलब क्वेश्चन आंसर्स होंगे और समरी होगी, तो बहुत सही तरीके से समझाने का प्रयास किया। हो सकता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और बताएंगे तभी और चीज़ों के साथ क्लियर हो सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।